कल्पना करो, आप एक ऐसे बाग में खड़े हैं जहां कुछ देर पहले तक हंसी गूंज रही थी, बच्चे दौड़ रहे थे, ढोल बज रहे थे, लोग एक दूसरे को बैसाखी की बधाई दे रहे थे, सब कुछ सामान्य था। लेकिन अगले 10 मिनट में वहीं जमीन लहू से भरने वाली थी। 13 अप्रैल 1919। सत श्री अकाल भाई जी। शादी कहाँ च रहे हो? दादा पंजाब साडा मान। बैसाखी का दिन। पंजाब में बैसाखी सिर्फ एक त्योहार नहीं होती, ये उम्मीद होती है, नई शुरुआत होती है, खुशहाली का प्रतीक होती है। लेकिन उस साल बैसाखी जश्न नहीं लाई, वह अपने साथ लाई भारत के इतिहास का सबसे भयावह दिन। अमृतसर के बीचों बीच एक बाग था, चारों तरफ ऊंची दीवारें, बाहर निकलने के लिए बस कुछ संकरे रास्ते। नाम जलियांवाला बाग। हजारों लोग वहां इकट्ठा थे, कुछ विरोध करने आए थे, कुछ भाषण सुनने, और कई तो सिर्फ त्योहार मनाते मनाते वहां पहुंच गए थे। उन्हें बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि वे धीरे धीरे एक जाल में फंस चुके हैं। और तभी एक आदमी वहां पहुंचा, ब्रिटिश सेना का अफसर, नाम रेजिनाल्ड डायर। न कोई चेतावनी, न भीड़ को हटने का मौका, बस एक आदेश, फायर। और फिर लोग दीवारों पर चढ़ने की कोशिश कर रहे थे, कुएं में कूद रहे थे, एक दूसरे पर गिर रहे थे, लेकिन गोलियां रुक नहीं रही थीं। कुछ ही मिनट में वह बाग, जो कुछ देर पहले तक जश्न से भरा था, एक कब्रिस्तान बन चुका था। सरकारी आंकड़े सैकड़ों कहते हैं, गवाह हजारों, लेकिन सच में उस दिन सिर्फ लोग नहीं मरे थे, मर गया था भरोसा। खुद से एक सवाल पूछो, जब एक सरकार अपनी ही निहत्थी जनता पर गोलियां चलवा दे, क्या वह सिर्फ शासन रह जाती है या फिर अत्याचार बन जाती है? यही वह दिन था जब करोड़ों भारतीयों के दिल में डर की जगह गुस्से ने जन्म लिया, याचिकाओं की जगह विद्रोह ने ले ली, और आजादी एक सपना नहीं, एक जरूरत बन गई। लेकिन सबसे बड़ा सवाल अभी भी बाकी है, क्या यह नरसंहार रोका जा सकता था, या यह साम्राज्यवादी अहंकार का तयशुदा अंजाम था? यह सिर्फ एक घटना नहीं थी, यह वह चिंगारी थी जिसने पूरे देश को आग बना दिया। तो चलिए समय को पीछे घुमाते हैं, उस दोपहर की तरफ जब सब कुछ सामान्य दिख रहा था, लेकिन इतिहास खामोशी से लिखा जा रहा था। यह है जलियांवाला बाग की कहानी। 1914 प्रथम विश्व युद्ध शुरू होता है। ब्रिटिश साम्राज्य मुसीबत में था और उसने अपने सबसे बड़े उपनिवेश भारत की ओर हाथ बढ़ाया। देखते ही देखते 13 लाख से अधिक भारतीय सैनिकों को यूरोप, अफ्रीका और मध्य पूर्व के खतरनाक मोर्चों पर भेज दिया गया। हजारों जवान कभी वापस नहीं लौटे। लेकिन यह सिर्फ सैनिकों की कहानी नहीं थी, यह पूरे देश की कुर्बानी थी। भारत से भारी मात्रा में पैसा, अनाज, कपड़ा और कच्चा माल युद्ध के लिए ले लिया गया। किसानों पर कर बढ़ा दिए गए, लोगों से जबरन युद्ध फंड वसूला गया। बदले में अंग्रेजों ने एक सपना दिखाया, युद्ध खत्म होने के बाद भारत को राजनीतिक सुधार और ज्यादा आजादी मिलेगी। भारतीयों ने भरोसा किया, उन्होंने खून दिया, पसीना दिया, अपना भविष्य दांव पर लगा दिया। फिर 1918 में युद्ध खत्म हुआ, लेकिन आजादी नहीं आई। इसके बजाय देश में महंगाई बढ़ गई, खाने की कमी हो गई, टैक्स और भारी हो गए। फिर 1919 में अंग्रेजों ने एक ऐसा कानून लागू किया जिसने पूरे भारत को झकझोर दिया, रॉलेट एक्ट। इस कानून ने सरकार को असाधारण शक्तियां दे दी। अब किसी भी भारतीय को सिर्फ शक के आधार पर गिरफ्तार किया जा सकता था। न कोई सबूत जरूरी, न कोई खुला मुकदमा, न ही अपील करने का अधिकार। मतलब अगर सरकार चाहे तो आपको बिना कारण जेल में डाल सकती थी। इतना ही नहीं, प्रेस पर सख्त सेंसरशिप लगा दी गई। अखबार क्या छापेंगे क्या नहीं, यह भी सरकार तय करने लगी। सच बोलना लगभग अपराध बन गया। भारतीयों ने इसे ब्लैक एक्ट यानी काला कानून नाम दिया। लोगों को महसूस हुआ यह शासन अब कानून से नहीं, डर से चल रहा है। अब अंग्रेज सिर्फ राज नहीं कर रहे थे, डर से शासन कर रहे थे। तभी एक आवाज उठी, मोहनदास करमचंद गांधी की आवाज। गांधी ने पूरे देश से अपील की, अन्याय के खिलाफ खड़े हो जाओ, लेकिन बिना हिंसा के। सत्य और अहिंसा को हथियार बनाकर उन्होंने देशव्यापी सत्याग्रह आंदोलन चलाया। 6 अप्रैल 1919 भारत ने एक अनोखा दृश्य देखा। शहर दर शहर हड़ताल होने लगी, दुकानें बंद रहीं, कारखानों के पहिए रुक गए, लाखों लोग सड़कों पर उतरे।
शांत निहत्थे लेकिन दृढ़। मंदिरों, मस्जिदों और गुरुद्वारों में प्रार्थनाएं होने लगी। लोग उपवास रखकर विरोध जता रहे थे। यह सिर्फ एक आंदोलन नहीं था, यह जागती हुई चेतना का संकेत था। देश उठ खड़ा हुआ, बिना हथियार लेकिन हिम्मत के साथ। अंग्रेज सरकार इस एकता से घबराने लगी थी। जगह जगह पुलिस तैनात होने लगी, नेताओं को गिरफ्तार किया जाने लगा। तनाव बढ़ रहा था और माहौल धीरे धीरे विस्फोटक बनता जा रहा था। टर्निंग पॉइंट, लीडर्स गॉन, सिटी इग्नाइट्स दोनों अमृतसर के सबसे लोकप्रिय नेताओं में थे। वे लोगों को पीसफुल प्रोटेस्ट के लिए संगठित कर रहे थे, वायलेंस नहीं रेजिस्टेंस सिखा रहे थे। ब्रिटिश को डर था कि यह यूनिटी कंट्रोल से बाहर हो सकती है। 10 अप्रैल 1919 बिना पब्लिक अनाउंसमेंट के दोनों नेताओं को डिप्टी कमिश्नर के बंगले पर मीटिंग के बहाने बुलाया गया। जैसे ही वे पहुंचे, सीक्रेटली अरेस्ट कर लिया गया। तुरंत अमृतसर से दूर अननोन लोकेशन पर भेज दिया गया। शहर को कुछ बताया भी नहीं गया। ब्रिटिश ने सोचा लीडर्स हटाओ, मूवमेंट खत्म, लेकिन हुआ उल्टा। पब्लिक रिएक्शन, एंगर एक्सप्लोड्स। गिरफ्तारी की खबर आग की तरह फैली। हजारों लोग सड़कों पर उतर आए। एक ही मांग, हमारे नेताओं को वापस लाओ। क्राउड डिप्टी कमिश्नर के रेजिडेंस की ओर बढ़ा। टेंशन बढ़ा, ट्रूप्स बुलाए गए। कुछ जगह क्लैशेस हुए, गोलियां चलीं, लोग मरे। तब ब्रिटिश प्रशासन को लगा कि स्थिति नियंत्रण से बाहर जा सकती है। इसलिए जालंधर में तैनात ब्रिगेडियर जनरल डायर को तुरंत अमृतसर भेजा गया ताकि लॉ एंड ऑर्डर बहाल किया जा सके। लेकिन उसके फैसलों के पीछे सिर्फ ड्यूटी नहीं थी, एक गहरा फियर ऑफ रिवॉल्ट था। 1857 की यादें अभी भी ब्रिटिश अधिकारियों के मन में जिंदा थीं और डायर उन्हीं आशंकाओं के साथ पंजाब पहुंचा था। वह अथॉरिटी दिखाना चाहता था, एक ऐसा संदेश देना चाहता था जिसे कोई चुनौती न दे सके। बाद में उसने खुद कहा, I wanted to produce a moral effect. I wanted to produce a moral effect. 12 अप्रैल 1919 को रेजिनाल्ड डायर अपनी सैनिकों के साथ अमृतसर पहुंचा और अगले ही दिन 13 अप्रैल उसने जलियांवाला बाग घटना को अंजाम दिया। उस दिन ब्रिटिश सरकार की आधिकारिक रिपोर्ट के अनुसार 379 मृत और लगभग 1200 घायल थे। लेकिन भारतीय नेताओं और स्थानीय स्रोतों का दावा, 1000 से ज्यादा मौतें, सैकड़ों लोग ऐसे जिनकी गिनती कभी हुई ही नहीं। कई घायल लोग इलाज न मिलने के कारण रात भर तड़पते रहे। शहर में कर्फ्यू जैसा माहौल था, परिवार अपने अपनों तक भी नहीं पहुंच पाए। सोचिए, एक ऐसा बाग जहां लाशें पड़ी थीं और उन्हें उठाने की अनुमति तक तुरंत नहीं मिली। अमृतसर में चली गोलियों की आवाज सिर्फ उस बाग तक सीमित नहीं रही, उसकी गूंज पूरे भारत में सुनाई दी। जैसे जैसे खबर फैली, देश स्तब्ध रह गया। अखबारों की हेडलाइंस चीख रही थीं, निहत्थे लोगों पर गोलियां चलाई गईं, सैकड़ों मारे गए। गांवों से लेकर शहरों तक हर जगह एक ही सवाल था, क्या एक सरकार अपने ही नागरिकों के साथ ऐसा कर सकती है? गुस्सा था, दर्द था और सबसे ज्यादा भरोसा टूट चुका था। रविंद्रनाथ टैगोर ने विरोध में अपनी नाइटहुड वापस कर दी। उन्होंने लिखा, सम्मान के ये तमगे अब शर्म का प्रतीक बन गए हैं। महात्मा गांधी, जो अब तक ब्रिटिश न्याय पर विश्वास रखते थे, इस घटना के बाद समझ गए आजादी की लड़ाई को अब धीमा नहीं रखा जा सकता। देश भर में प्रोटेस्ट बढ़ने लगे। लोग पहली बार इतने बड़े स्तर पर एकजुट हो रहे थे। यही वह पल था जब भारत का स्वतंत्रता आंदोलन याचना से बदलकर जन आंदोलन बन गया। जलियांवाला बाग अब सिर्फ एक त्रासदी नहीं था, यह एक टर्निंग पॉइंट था, एक ऐसा मोड़ जिसने लाखों भारतीयों के दिल में एक ही संकल्प जगा दिया, अब आजादी समझौते से नहीं, संघर्ष से मिलेगी। दबाव बढ़ा और आखिरकार ब्रिटिश सरकार को इन्वेस्टिगेशन ऑर्डर करना पड़ा। 1919 के अंत में बनाई गई हंटर कमीशन। उम्मीद जगी, क्या पीड़ितों को न्याय मिलेगा? कमीशन ने गवाहों को बुलाया। प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया, उन्होंने हमें निहत्थे लोगों पर गोलियां चलाई, वे रुके नहीं जब तक गोलियां खत्म नहीं हो गई। जब रेजिनाल्ड डायर से पूछा गया कि क्या उसे पछतावा है, उसने ठंडे स्वर में कहा, I thought I would be a jolly lot of good. I thought I would be doing a jolly lot of good. और अगर संभव होता तो वह मशीन गन भी इस्तेमाल करता। कमीशन ने माना डायर ने सीरियस एरर किया, उसकी कार्रवाई अनुचित और अत्यधिक थी। लेकिन फिर आया सबसे बड़ा सवाल, सजा क्या मिली? न कोई कोर्ट ट्रायल, न जेल। उसे बस पद से हटा दिया गया और समय से पहले रिटायर कर दिया गया। भारत में लोगों को लगा यह न्याय नहीं, पॉलिटिकल बैलेंसिंग है। क्योंकि जहां एक तरफ कमीशन ने उसकी निंदा की, वहीं ब्रिटेन में कुछ लोगों ने उसे हीरो तक कहा। भारतीयों के मन में यह धारणा और मजबूत हो गई कि औपनिवेशिक शासन में न्याय भी अक्सर राजनीति के तराजू पर तौला जाता था। आज, एक सदी से भी ज्यादा समय बाद,
अमृतसर का जलियांवाला बाग सिर्फ एक बाग नहीं है, यह भारत की कलेक्टिव मेमोरी का हिस्सा बन चुका है। यहाँ खड़े होकर दीवारों को देखिए, उन पर आज भी गोलियों के निशान मौजूद हैं, छोटे छोटे छेद जो चुपचाप उस दिन की कहानी सुनाते हैं। कुछ कदम आगे बढ़ते ही दिखता है शहीदों का कुआं, वही कुआं जिसमें दर्जनों लोग गोलियों से बचने के लिए कूद गए थे। यह जगह अब एक नेशनल मेमोरियल है। हर साल हजारों लोग यहाँ आते हैं, कोई सिर झुकाने, कोई समझने और कोई सिर्फ महसूस करने कि आजादी की कीमत क्या होती है। यहाँ की हवा में एक अजीब सी खामोशी है, जैसे समय खुद कुछ पल के लिए ठहर जाता हो। दुनिया भर में आज भी यह घटना कॉलोनियल ब्रूटैलिटी की याद दिलाती है। कई बार आधिकारिक माफी की मांग उठी, कई नेताओं ने इसे इतिहास का ट्रैजिक चैप्टर कहा, लेकिन शायद कुछ घाव ऐसे होते हैं जिन्हें शब्द पूरी तरह भर नहीं सकते। जलियांवाला बाग हमें सिर्फ अतीत नहीं दिखाता, यह हमें चेतावनी देता है कि सत्ता जब इंसानियत से ऊपर हो जाए तो त्रासदी जन्म लेती है। और इसलिए इतिहास सिर्फ पढ़ने की चीज नहीं, याद रखने की जिम्मेदारी है। अगर इस कहानी ने आपके दिल को छुआ है, अगर आपको लगता है कि ऐसी घटनाओं को कभी भुलाया नहीं जाना चाहिए, तो नीचे कमेंट में जरूर लिखें उन शहीदों के लिए एक संदेश या सिर्फ 2 शब्द, वी रिमेंबर। इस वीडियो को लाइक करें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इस इतिहास को जान सकें। इसे शेयर करें क्योंकि यादें बांटने से ही जिंदा रहती हैं। और अगर आप ऐसी ही सच्ची, गहरी और दिल को छू लेने वाली ऐतिहासिक कहानियां देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और कहानी के साथ जो हमें हमारे अतीत से जोड़ती है। जय हिंद।